मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंत नरसिंह परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जीवाणी माता की जय। तीन लोग के समस्त अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की जय। आज अपन जैन भूगोल स्टडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने समझा था जैन भूगोल पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अब जैन भूगोल का उद्देश्य समझ लिया, जैन भूगोल क्यों पढ़ना है वो समझ लिया। अब उससे आगे अपन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड बोला था कि अपन जो जैन भूगोल स्टडी कर रहे हैं वो पूरा जैन भूगोल किसमें है, तो वो कर्णानुयुग, जो 4 प्रकार के अनुयुग जैनिज्म में है, प्रथमानुयुग, कर्णानुयुग, चरणानुयुग, द्रव्यानुयुग, उसमें जो कर्णानुयुग है तो कर्णानुयुग का ही ये एक पार्ट है जिसमें पूरा जैन भूगोल बताया हुआ है। कर्णानुयुग यानी उसमें लोक अलोक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, लोकाकाश क्या है, अलोकाकाश क्या है, वो सारा लोक की पूरी इंफॉर्मेशन जिसमें आती है वो कर्णानुयुग है। फिर नेक्स्ट है चारों गतियों के बारे में इंफॉर्मेशन। चारों गति, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, मनुष्य गति, मनुष्य लोक कहाँ पर है, चारों गति में जीव कहाँ से कहाँ कैसे जाता है, कैसे कैसे कर्म करने से वो कहाँ तक जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन कर्णानुयुग में मिलती है। जो काल परिवर्तन है जिसको अपन उत्सर्गणी और अवसर्गणी काल कहते हैं, तो उत्सर्गणी काल की इंफॉर्मेशन और अवसर्गणी काल की इंफॉर्मेशन अपने को जैन भूगोल से मिलती है। तो कर्णानुयुग में ये सारी बातें जानने को मिलती है। और कर्णानुयुग में से अपन एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है जैन भूगोल। तो ये जैन भूगोल का जितना भी नॉलेज हमको गेट होगा वो कर्णानुयुग के थ्रू ही होगा। कर्णानुयुग के जो शास्त्र है, जो स्क्रिप्चर्स है, उसके थ्रू ही हमको ये सारा नॉलेज होगा। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग का डायग्राम है, आप सभी लोग देख रहे हो। ये 3 लोग हैं और ये 3 लोग किससे बना हुआ है, तो 3 लोग 6 द्रव्यों से बने हुए हैं। 6 द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों से 3 लोग बना हुआ है। 6 द्रव्यों को किसने बनाया, तो 6 द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया। ये अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। तो ये 6 द्रव्य से जो लोक बना हुआ है, लोक को भी किसी ने नहीं बनाया। अपन ने कल देखा था कि इसको बनाने वाला कोई नहीं है, वो अनादि निधन है और अकृत्रिम है। तो इस 3 लोक के बारे में अपने को ये जो भी आपको दिख रहा है उन सब की एक एक चीज़ को समझना है कि कहाँ पे नरक है, कहाँ पे मध्यलोक है, कहाँ पे स्वर्ग है, ये जो बॉर्डर्स बनी हुई है वो सब बात वाले क्या है, ये बीच में जो त्रस नाड़ी जो दिख रही है वो क्या है, कहाँ पे कौन से जीव रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन अपन 3 लोक में समझने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोक किसे कहते हैं। तो लोक का मतलब होता है जो दृश्यमान जगत होता है, यानी अपने को जो पूरा विश्व दिख रहा है, जो अभी अपन ने मैप देखा वो पूरा लोक कहा जाता है। अपन ने जो स्कूल में मैप पढ़ा है वो बहुत ही लिमिटेड है, जो आज के साइंटिस्ट के थ्रू बताया गया है। लेकिन ये जो लोक है उसमें नरक, स्वर्ग सारा डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये जितना भी अपने यहाँ जो विश्व वर्ल्ड है वो पूरे 3 लोगों को कंबाइन करके कहा जाता है। और यहाँ पे अपन जो विश्व समझते हैं वो सिर्फ उतना समझते हैं जितना मैप हमने स्कूल में पढ़ रखा है। तो आज अपने को
इतना वाइड डिस्क्रिप्शन लोक के बारे में समझने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है उसके चारों ओर शेष अनंत आकाश लोक है। तो उसको अपन समझने का ट्राई करते हैं। वो फिगर पे आप आ जाइए। वही 3 लोक बने, इसके पहले इसके पहले यही ना, ये नहीं, इस 3 लोक का डायग्राम इसको। तो ये जो लोक है, ठीक, ये जो पूरा पोर्शन है, ये लोक का जो पूरा पोर्शन है वो 6 द्रव्यों से बना हुआ है। और 6 द्रव्य में जो आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य का मतलब होता है, आकाश का दूसरा अर्थ होता है स्थान। स्थान एक नॉर्मल वर्ड है जो अपन यूज करते हैं और उसी को ही शास्त्रीय भाषा में आकाश कहते हैं। तो 6 द्रव्य में से एक द्रव्य आकाश द्रव्य है। तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे स्थान ना हो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे स्थान ना हो। दैट मीन्स ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे आकाश द्रव्य ना हो। उसका मतलब आकाश द्रव्य अनंत है, पूरे सर्वत्र व्याप्त है। आकाश एवरीवेयर है, मीन्स आकाश द्रव्य बाकी के जो रिमेनिंग 5 द्रव्य है उनको भी रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। कोई भी द्रव्य होता है उसको प्लेस चाहिए, तो सभी द्रव्यों के रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड करने वाला आकाश द्रव्य है। और आकाश अनंत है, तो उस अनंत आकाश के मध्य में ये जो अपन डायग्राम देख रहे हैं, ये 3 लोक है। यानी आकाश सर्वत्र व्याप्त है। जो ब्लू कलर का जो अपन को ऊपर दिख रही है स्काई ब्लू कलर का, वो आकाश मत समझना। आप जहाँ पर बैठे हो उसको भी आकाश ही कहा जाता है, क्योंकि आकाश दैट मीन्स स्थान। तो आप कहाँ पर बैठे हो, तो शास्त्रीय भाषा में यही कहा जाएगा कि आप आकाश पे बैठे हो। लेकिन हमने अभी तक क्या समझ के रखा है कि जो ऊपर दिखता है स्काई ब्लू कलर का, वही आकाश है। तो आकाश तो सर्वत्र व्याप्त है, वो सभी को रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। तो अनंत आकाश के सेंटर में ये 3 लोक है। तो आकाश तो इधर भी है, इधर भी है, सभी जगह आकाश है। उसके सेंटर में ये क्या है, 3 लोक है। तो 3 लोक जो है उसके बीच में तो मीन्स वो आकाश ही है। और ये हो गया अलोक आकाश। और ये लोक में जो आकाश है उसको हमने बोल दिया लोकाकाश। तो यहाँ पे जो 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्यों से जो लोक बना है, तो ये लोकाकाश हो गया। और लोकाकाश के बाहर की जो अनंत आकाश जो पूरा व्याप्त है उसको बोला जाता है अलोक आकाश, क्योंकि वो लोक के बाहर सिर्फ एक ही द्रव्य पाया जाता है और वो द्रव्य है आकाश। तो इसको बोल दिया अलोक आकाश। और बाकी के सारे द्रव्य इस लोक में पाए जाते हैं, अथवा लोक इस 6 द्रव्यों से बना हुआ है, इसलिए इसको कह दिया लोकाकाश। तो आपको लोकाकाश और अलोक आकाश समझ में आ गया। नेक्स्ट मीन्स इसका प्रीवियस इसका प्रीवियस पहले किसी के द्वारा निर्मित, आप इससे इस पे आ जाइए, ये स्लाइड पे आ जाइए। ठीक, अब रन कर दीजिए। ये लोक है वो किसी के द्वारा निर्मित और संचालित नहीं है। मीन्स ये लोक को अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कोई उसका ऑपरेटर नहीं है, कोई उसका क्रिएटर नहीं है। ये अपने आप जीव ने जैसे जैसे कर्म किए हैं, अनादिकाल से 6 द्रव्य है, उसमें जीव द्रव्य भी है, और उसने जैसे जैसे कर्म किए उसकी अकॉर्डिंग उसकी परिणति, उसकी गति होती रहती है। तो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है और किसी के द्वारा संचालित भी नहीं है। आप ये समझिए कि यदि आप किसी को इस लोक का संचालन करने वाला मान लोगे, तो आप क्या हो, नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि अपन बच्चे हैं और भगवान है वो क्या है, परम पिता परमेश्वर है। तो आप एक बच्चे हो और आपके लिए भगवान अपन सबके लिए परम पिता परमेश्वर हो गए। तो क्या कोई फादर अपने बच्चों की डेस्टिनी लिखने बैठेगा तो वो कैसे लिखेगा? क्या कोई उसमें भेदभाव करेगा? क्या कोई पार्शियलिटी करेगा? नहीं करेगा। सपोज
कोई फैमिली के फादर है, कोई फैमिली में जो फादर है उनको बोला जाए कि आपको अपने बच्चों की डेस्टिनी लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे? भले वो बच्चा उनकी बात मानता होगा कि नहीं मानता होगा, वो बच्चा कितना भी खराब होगा, लेकिन उसके पापा को एक दिन के लिए राइट दिया जाए कि आप ये दोनों तीनों बच्चे हैं, उनकी आप लिख दीजिए डेस्टिनी, तो वो तीनों की डेस्टिनी कैसे लिखेंगे? लो लिखेंगे, जो बहुत सिंसियर अच्छा बच्चा होगा, जो बात मानता होगा उसकी बहुत अच्छी लिखेंगे, जो थोड़ा बात कम मानता होगा उसकी खराब लिखेंगे, और जो थोड़ा और कम मानता होगा, बिल्कुल मस्तीखोर होगा, उसकी एकदम खराब डेस्टिनी लिखेंगे। क्या कोई फादर अपने तीनों बच्चे कैसे भी हो, लेकिन उनकी डेस्टिनी लिखने का राइट मिले तो वो कैसे लिखेंगे? सबकी अच्छी लिखेंगे, और अच्छी ही नहीं परफेक्ट लिखेंगे कि यदि उनकी हेल्थ कैसी रहे तो परफेक्ट, उनका एजुकेशन कैसा रहे तो परफेक्ट हाईएस्ट लेवल पे, उनका फाइनेंस कैसा रहे तो परफेक्ट, यानी सभी तरह से वो परफेक्ट ही लिखेंगे। परफेक्ट से नीचे लो, एवरेज, मीडियम ये कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर अपन जिनको परम पिता परमेश्वर मानते हैं, और यदि उनके हाथ में पूरी दुनिया का संचालन यदि उनके हाथ में है, तो फिर हम उनके बच्चे हैं, तो फिर वो हमारी डेस्टिनी कैसे लिखेंगे? क्या किसी को गरीब बनाएंगे? क्या किसी को रिच बनाएंगे? किसी की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स करेंगे, और किसी की लाइफ में बहुत शांति और सब रखेंगे। ये जितने भी, किसी को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे, किसी को बहुत अगली बनाएंगे, ये जितने डिफरेंस दुनिया में दिख रहा है व्यक्तियों के बीच में, किसी को पशु बनाएंगे, किसी को नरक में भेजेंगे, किसी को स्वर्ग में भेजेंगे। क्या कोई फादर अपने बच्चों में ये पार्शियलिटी कर सकते हैं? ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। एक नॉर्मल पापा नहीं कर सकते। तो फिर ये तो तीन लोग के नाथ हैं, और उनके हाथ में यदि पूरे वर्ल्ड का कमांड है, उनके हाथ में पूरा संचालन है और पूरा ऑपरेट करने का राइट यदि उनके पास है, तो वो कैसे पार्शियलिटी करते हैं? आज इतना पूरा वर्ल्ड कोरोना के कारण दुखी हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्या उनके हाथ में संचालन होता तो आज ऑक्सीजन की जितनी प्रॉब्लम हो रही है वो क्या होती? उनके लिए वो कितना इजी काम है। आज किसी के पास घर में इतने 1 डेथ, 2 डेथ, 4 डेथ, घर के सभी लोगों की डेथ हो रही है, इतना सारा खराब एटमॉस्फेयर है, तो क्या उनके हाथ में संचालन होता तो आज वर्ल्ड की जो हालत हो रही है, परिवारों की जो हालत हो रही है, क्या वो होने देते? कभी नहीं होने देते। दैट मीन्स ये प्रूव करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जीव के अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हो रहा है। उसके पीछे कोई महापुरुष, कोई भगवान का रोल नहीं है। यदि उनका हाथ होता तो ये पूरी वर्ल्ड एक सी होती और ब्यूटीफुल होती, कोई किसी में पार्शियलिटी, कोई डिफरेंस ना होता, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये वर्ल्ड है वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है और किसी के द्वारा संचालित भी नहीं है। ये अनादि निधन है और अकृत्रिम है। मीन्स वो किसी ने नहीं बनाया है और पहले से उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंड देयर इज नो एनी एंड पॉइंट, इसलिए वो अनादि निधन है, अनंत काल रहेगा और अकृत्रिम है। नेक्स्ट, अब ये 3 लोग हैं, इसमें आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं, तो आप ये 3 पार्ट को देख के ये मत समझना कि ऐसे कोई पार्ट बने हुए हैं, बीच में कोई स्पेस है। नो, ये तो आपको समझाने के लिए कि उसका शेप कैसा है, इसलिए उसके अलग अलग शेप में उसको डिवाइड कर दिया। बाकी वो ऐसे पूरा कॉमन एक सिंगल है, अखंड रूप में है, ऐसे पार्ट में नहीं है, लेकिन उसका शेप दिखाने के लिए उसको यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर का पोर्शन है उसको मध्यलोक कहते हैं, और ये नीचे का पोर्शन है उसको अधोलोक कहते हैं। अब इस, ठीक है, ये जो सेंटर का पोर्शन है उसको मध्यलोक कहते हैं, और ये नीचे का पोर्शन है उसको अधोलोक कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सेंटर की लाइन से पूरा जो नीचे तक है वो आपका हो गया अधोलोक, ये जो सेंटर की लाइन है वो आपका मध्यलोक है जहाँ पे अपन रहते हैं, और सेंटर की लाइन से ऊपर का टॉप तक का वो सारा हो गया ऊर्ध्वलोक। उसको बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इसको बोलते हैं मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और नीचे वाले अधोलोक को बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब इन सब के आकार कैसे है, इसकी हाइट कितनी है, ये कितना चौड़ा है, ये सारे डिस्क्रिप्शन अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। फाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसकी स्थिति कहाँ पर है, लोकाकाश। हम पहले भी समझा चुके, जो 3 लोक का जितना एरिया है उसको लोकाकाश बोलते हैं। तो ये लोकाकाश की स्थिति कितनी है,
तो आलोक आकाश के मध्य में। मैंने बताया जो अनंत आकाश है उसके सेंटर में क्या है, लोकाकाश है। और लोकाकाश तो उसको दूसरी भाषा में ये भी बोल दिया कि जो आलोक आकाश है उसके सेंटर में जो है उसे लोकाकाश कहते हैं। उसका निवास तो 6 द्रव्य इसमें निवास करते हैं। उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे वो प्रीवियस वाला डायग्राम कर दें, प्रीवियस लाइन, हाँ इसके क्या है, ठीक, ये आकार आपको दिख रहा है, इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। जैसे कोई पुरुष है, वो अपने दोनों हाथ को कमर पे रख के खड़ा हो जाए और अपने दोनों पैरों को फैला दे, तो कैसा शेप बनेगा। जैसे कोई पुरुष है, उसने अपने दोनों हाथों को कमर पे रख दिया, यहाँ कमर पे रखा, तो उसके जो कोहनी का जो पोर्शन होता है जिसको एल्बो बोलते हैं, तो एल्बो वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो कोई पुरुष अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के दोनों पैरों को फैला करके जब खड़ा हो जाएगा तो उसका शरीर का जो पोस्चर, जो पोजीशन बनेगी, उस प्रकार का लोक का आकार है। ठीक है, अब ये पूरा लोक का आकार हो गया। अब उसमें अपने को आगे समझना है कि उसकी हाइट विड्थ कैसी है। फाइन, अब उसकी ऊंचाई कितनी है, कि इसके बारे में आप 12 भावना पढ़ती हो, तो उसमें राजा राणा छत्रपति वाली उसमें एक लाइन आती है, 14 राजू उत्तम गणबर लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते परमत है बिन ज्ञान। ठीक है, 14 राजू उत्तम गणबर मीन्स उत्तम यानी ऊंचा, कितना है वो लोकाकाश, 3 लोक है वो कितना ऊंचा है, तो 14 राजू ऊंचा है। यहाँ आप पोजीशन देख सकते हो, ऊपर से नीचे तक ये लाइन बताइए कि 14 राजू वो क्या है, ऊंचा है। 14 राजू उत्तम गणब लोक पुरुष संठान, क्या ऊंचा है, तो ये लोक पुरुष संठान, संठान दैट मीन्स कोई पुरुष खड़ा है, दोनों पैरों को फैला करके दोनों हाथों को कमर पर रखे, तो वो ये पोजीशन होगी। तामे जीव अनादिते, तामे दैट मीन्स इस लोक में जीव अनादि से है, यानी उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तामे जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान, यानी भ्रम रहे, कैसे, तो ज्ञान के अभाव में। ठीक है, ज्ञान के अभाव में इस 3 लोक में वो क्या घूमे जा रहे हैं, वो अपने जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ये जीव अनादि से है और ज्ञान के बिना वो इस 3 लोकों में, चारों गतियों में घूमता रहता है। तो ये हो गई उसकी ऊंचाई। अब उसकी मोटाई कितनी है, मोटाई दैट मीन्स विड्थ कितनी है, ठीक है, और उसकी डेप्थ कितनी है, तो उसकी डेप्थ यानी गहराई। जैसे आप कोई घर होता है तो घर के बाहर, कोई बिल्डिंग के बाहर खड़े हो जाओ, तो बिल्डिंग के बाहर आप खड़े हो जाओगे तो आपको 2 चीज़ें दिखेगी। क्या दिखेगी, उसकी विड्थ दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी, और उसकी हाइट दिखेगी। लेकिन कोई भी चीज़ होती है वो 3 डायमेंशन में होती है, उसकी विड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है, और पीछे उसकी डेप्थ भी होती है। जैसे बिल्डिंग पीछे भी तो जितने रूम्स होते हैं, जितना गहरा होता है वो भी होता है, लेकिन जब बाहर से दिखते हैं तो हमको 2 चीज़ें दिखती है, विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे भी जब आप 3 लोग को देखोगे तो आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक यहाँ पे आपको विड्थ दिख रही है और एक इसकी उसकी हाइट दिख रही है। लेकिन ये है वो पीछे भी तो उतना गहरा होगा। जैसे आपका घर है, तो घर में जैसे पुराने टाइम में क्या रहते थे, एकदम सीधे सीधे रूम होते थे। तो आप जब घर के डोर से एंट्री करें तो फर्स्ट रूम आएगा, फिर सेकंड रूम आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, 7, इस तरह से 7 रूम आएंगे। ठीक है, इस तरह कांस्टेंट रूम बने रहते थे। तो ये जो है 3 लोग आपको जो दिख रहा है वो 2 डायमेंशन में दिख रहा है, पर ऐसा ही पीछे भी उतना गहरा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 7 राज्य उत्तर दक्षिण में, मीन्स ये जो उत्तर दक्षिण बताया है वो क्या बताया है, उसकी डेप्थ बताई है। ये आपको जो दिख रहा है वो आपको सिर्फ 2 डायमेंशन दिख रहा है। अब मैं उस 3D डायग्राम में उसकी आपको डेप्थ बताती हूँ, वो 3D वाला। ठीक, फाइन। ये डायग्राम हम लोग जब देवेंद्रनगर में थे तब इसको हाथ से ही ड्रॉ किया हुआ है पूरा, और वो सभी बच्चों की मदद से ये पूरे कलर करके आपको समझाने के लिए 3D में बनाया हुआ है।
तो आप ये देख रहे हो कि 3D डायग्राम, ये आपको नॉर्मली जो ये जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह हर जगह देखने मिलता है, जिसको 3 लोग बोलते हैं। आप कोई मैरिज के कार्ड्स होते हैं उसमें भी ये सिंबल होता है, बहुत सारी जगह होता है। तो जिन्हाड़ी में सिंबल होता है, तो ये सिंबल तो सब अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो आप अपन समझ रहे हैं। तो ये तो 2D में ही सिंबल बना रहता है, लेकिन पीछे उसकी पोजीशन क्या होती है, तो इतना गहरा है वो। तो यहाँ पे लिखा था कि 7 राज्य उत्तर दक्षिण गहरा है, तो ये आपको एक दिख रहा है, वैसे ये पीछे बताया है, ये पूरा कितना है 7 राज्य है। तो उसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पुरुष है, वो अपने दोनों पैरों को फैला करके कमर पे हाथ रख के खड़ा है, उसके पीछे आप और 6 पुरुषों को खड़ा कर दीजिए। तो 7 को आप जो खड़ा कर दोगे तो वो आपका क्या हो गया, लोक की क्या हो गई, डेप्थ हो गई, यानी लोक कितना गहरा है। तो नॉर्मली 2D में दिखने पर तो एक ही पुरुष समझ में आएगा, लेकिन ये 7 राज्य गहरा है, ठीक है। तो उसके पीछे 6 लोगों को और खड़ा कर दो ऐसी पोजीशन में, और जो पोजीशन बनेगी वो लोक की 3 डायमेंशन की पोजीशन बनेगी। तो ये लोक पीछे कितना गहरा है, तो 7 राज्य। गेट इट नाउ, कंप्यूटर फाइन। अब 7 राज्य वो पूर्व पश्चिम दिशा में भी है, फाइन। और मूल में, मूल दैट मीन्स ये बेस में, तो बेस में कितना है वो 7 राज्य में, पूर्व पश्चिम दिशा में भी कितना है 7 राज्य, और उत्तर दक्षिण दिशा में भी वो 7 राज्य है। तो आपको हाइट समझ में आ गई 14 राज्य, बेस में वो कितना चौड़ा है तो 7 राज्य, पीछे कितना गहरा है तो उत्तर दक्षिण दिशा में भी वो, और पूर्व पश्चिम दिशा में वो 7 राज्य वो गहरा है। तो उसका मतलब लो आप सिंपल तरीके से समझने के लिए 7 पुरुष इस पोजीशन में खड़े हैं तो वो पूरा आपका लोक की पोजीशन बन जाएगी। अब अपन और आगे समझते हैं। और एक बात और याद रखिए कि ये राजू राजू जो वर्ड बोल रहे हैं, तो आपको ये मत समझना कि कोई पर्सन आपके अंकल का किसी भाई का नाम बोल रहे हैं, ये किसी का नाम नहीं है। ये राजू एक यूनिट है। राजू दैट मीन्स कोई मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, उसको अपन आगे समझेंगे कि एक राजू बराबर कितना बड़ा होता है। तो अभी आप याद रख लीजिए 7 राजू, जैसे आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये जो आज की यूनिट मेजर करते हैं, राइट, ये शास्त्रीय भाषा की यूनिट है, और ये कितने बड़े बड़े इसका नाम होता है वो अपन आगे समझेंगे। फिर ये लोक का आकार तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 7 पुरुषों को अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के दोनों पैरों को फैला करके खड़ा कर दीजिए, और जैसा आकार बनेगा वो लोक का आकार बनेगा। अब अधोलोक जो लोअर पार्ट था यूनिवर्स का, उसका आकार कैसा है, तो वेत्रासन बताया है। अभी हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं। वेत्रासन दैट मीन्स सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कोई स्टूल का आकार होता है, ठीक। ऊर्ध्वलोक का आकार तो खड़े किए हुए मृदंग के समान, तो ये मृदंग बोला है। तो मृदंग होता है वो, आपने ढोल देखा होगा, तो ढोल से थोड़ा डिफरेंट होता है मृदंग, ठीक है। वो क्या होता है, आजू बाजू में थोड़ा सकरा होता है और बीच में थोड़ा चौड़ा होता है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वलोक का आकार क्या बोल दिया, खड़े किए मृदंग के समान, यानी जैसे मृदंग यानी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे सकरा और बीच में चौड़ा है। अब उसको आप खड़ा कर दो तो क्या सिचुएशन बनेगी कि यहाँ बाजू में जो सकरा वाला पोर्शन था वो बाजू में आ गया, और जो चौड़ा वाला पोर्शन था वो बाजू में आ गया, और सकरा वाला पोर्शन ऊपर नीचे हो गया। तो ये ऊर्ध्वलोक का आकार क्या हो जाएगा, खड़े किए मृदंग के समान। और मध्य लोक में क्या बोला कि आपने जो मृदंग खड़ा किया था उसको आधा कर दीजिए, तो फिर इतना ही पोर्शन बनेगा, और उसके ऊर्ध्व भाग के समान, तो उसका ऊपर का जो पोर्शन है उतना ही क्या आपका मध्य लोक का पोर्शन बनेगा। यह आचार्य महाराज ने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि इसका आकार कैसा है, अब कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे, तो इस तरह से समझा दिया। अब अपन इसको चित्र के थ्रू ये बातों को समझने का ट्राई करते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि अपन सबसे पहले अधोलोक का आकार समझते हैं। वो बोला था कि वेत्रासन आकार, जो यहाँ से यहाँ आप ऊपर का सब अपने दिमाग में से हाइट कर दीजिए, सिर्फ यहाँ से सेंटर की जो लाइन से नीचे तक का देखिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेत्रासन, ठीक है। इसको जूम कर दीजिए, ऊपर का अंदर कर दीजिए, जिसे सिंपल देखने मिल जाए। नीचे का पोर्शन जूम करो,
कर दिया, फाइन, ऊपर का हाइड कर दिया और जोड़ो, फाइन, और थोड़ा ऊपर, ये स्क्रॉल से नीचे ले, फाइन, गुड, थोड़ा और, ये सेंटर के लिए धीरे से, बस फाइन, ठीक है। ये आपकी जो मध्य लोब की सेंटर लाइन है, ये आपका अधोलोब का आकार हो गया, यहाँ आप देख पा रहे हो, ये आपका अधोलोब है, ये जो सेंटर लाइन है, ठीक, ये आपका अधोलोब, जैसे कोई स्टूल हो उस प्रकार का, इसको शास्त्र में वेत्रासन वर्ड यूज होता है, तो उस प्रकार में। अब हम ऊर्ध्वलोब को देखने का ट्राई करते हैं, ऊपर का जूम करो, स्क्रॉल से नीचे लो, फाइन, ठीक, ये आपका ऊर्ध्वलोब, जो ये सेंटर की लाइन है उससे ऊपर का सारा पोर्शन ऊर्ध्वलोब। तो ऊर्ध्वलोब के लिए अभी क्या पढ़ा कि खड़े किए हुए मृदंग के समान। तो ये जो आप यहाँ से लेकर यहाँ का जो पूरा पोर्शन है, तो कैसा लगेगा, जैसे कोई मृदंग था वो आड़ा था, तो आजू बाजू में थोड़ा सकरा था और बीच में चौड़ा था, अब उसको आपने खड़ा कर दिया, तो खड़ा कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ और यहाँ का पोर्शन आपका क्या हो गया, कम हो गया, सकरा हो गया, और जो चौड़ा वाला पोर्शन आपका इधर आ गया। तो इसलिए आचार्य महाराज ने ऊर्ध्वलोब को समझाने के लिए खड़े किए हुए मृदंग की उपमा दे दी। अब मध्यलोब का एरिया तो सिर्फ ये लाइन है, ये जो लाइन है वही मध्यलोब है। तो अब मध्यलोब का जो एरिया है उसको कैसे समझाएंगे आचार्य महाराज, उसका आकार कैसे बोलेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि लाइन है वो आपका मध्यलोब है, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि जो आपने मृदंग खड़ा किया था उस मृदंग का क्या कर दो, आधा कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल आधा कर दोगे तो आपका यहाँ से यहाँ तक का बचेगा, और आधा करने के बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ ऊपर का पोर्शन ले लो। तो ऊपर का पोर्शन ले लेंगे, यानी ऊर्ध्वलोब का एक पोर्शन ले लेंगे, तो जो पोजीशन बनेगी वो आपकी किसकी पोजीशन बनी जाएगी, मध्यलोब की पोजीशन बन जाएगी। तो आपको इजीली समझ में आ गया, नीचे का जो था वो वेत्रासन, ऊपर का था वो खड़े किए हुए मृदंग के समान। उस मृदंग को आधा कर दो और ऊपर का पोर्शन आप ले लीजिए, वो आपका हो जाएगा मध्यलोब। तो ये हो गया मध्यलोब। तो तीनों लोगों के जो तीन लोग है उसमें से अधोलोब, मध्यलोब और ऊर्ध्वलोब का शेप कैसा है, आकार कैसा है, वो यहाँ अपन ने समझा। अब अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब अपन समझते हैं यहाँ पे चौड़ाई बताइए। चौड़ाई सब जगह डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट आएगी, क्योंकि अपन ने देखा ऊपर छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर नीचे चौड़ा हुआ। तो अपन ने नीचे की चौड़ाई तो अभी देखी थी कि नीचे बेस में 7 राजू, लेकिन बाकी सबकी चौड़ाई डिफरेंट डिफरेंट है। हाइट तो 14 है, डेप्थ भी सेम है 7 राजू, ठीक है, लेकिन सबकी चौड़ाई डिफरेंट है। तो कितनी है, तो अधोलोब में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि 7 राजू है। मध्य में कितनी है, 1 राजू, वो अभी हम दिखा रहे हैं। जो मध्यलोब के जो सेंटर था वो 1 राजू था। ब्रह्म स्वर्ग में यानी ऊर्ध्वलोब के मध्य में जो ऊर्ध्वलोब का पोर्शन अपन ने देखा था, उसके सेंटर में जो एल्बो वाला पोर्शन आता है वहाँ ब्रह्म स्वर्ग है, पांचवा स्वर्ग है, वो क्या है, 5 राजू। वहाँ पे वो बढ़ता बढ़ता 5 राजू होता है। और लोक के अंत में यानी जो लोक का जो टॉप था वहाँ पे वो चौड़ाई कितनी हो जाती है, 1 राजू। अब हम फिर से आपको उसमें दिखाते हैं डायग्राम में। वो डायग्राम तो किसके नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है जिससे आपको समझ में आए। ये आप देख रहे हो नीचे कितना है, 7 राजू। यहाँ से यहाँ तक आपका 7 राजू है, ध्यान से देखना, यहाँ से नीचे तक 7 राजू है।
फिर ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, तो ये 7 राजू यहाँ बढ़ता 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 जाएगा और यहाँ पे जब मध्य लोक में पहुँचेंगे तो मध्य लोक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1 राजू की बचेगी। फिर ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जब 5वें स्वर जो ब्रह्म स्वर यहाँ पे आता है वहाँ पे उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और वो 5 राजू की हो जाएगी। यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 5 हो गई। अगेन फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये कम होते होते यहाँ पे जब टॉप पर पहुँचोगे तो फिर से 1 राजू की हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ये सबसे सकरा भाग हो 1 राजू का, यहाँ पे 5 राजू जो एल्बो वाला पोर्शन है और यहाँ पे फिर से 1 राजू और लास्ट में जो सबसे चौड़ा है वो 7 राजू का है। तो अब आपको हाइट, विड्थ एंड डेप्थ सब समझ में आ गया होगा। ये विड्थ हम फिर से बोल रहे हैं, टॉप पर 1 राजू, ब्रह्म स्वर के पास 5 राजू, मध्य लोक में 1 राजू और फिर नीचे अधोलोक में बेस में 7 राजू। तो ये विड्थ हो गई सबकी और हाइट तो 14 राजू टोटल है और डेप्थ अपन ने देखा था कि 7 राजू गहरा है। तो ये आपकी हाइट, विड्थ एंड डेप्थ हो गई। अब अपन फिर से उसी स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ ठीक है, ये आपका समझ में आपको आ गई होगी चौड़ाई। अब ये औसत क्या निकाले, औसत दैट मीन्स ये हिंदी वर्ड है तो गुजराती लोग औसत दैट मीन्स उसको समझ लो एवरेज। ठीक है, अब सबकी चौड़ाई डिफरेंट डिफरेंट है तो जब सबकी चौड़ाई डिफरेंट डिफरेंट होती है तो हम कैसे चौड़ाई को गिनेंगे। जैसे हाइट तो 14 सिंगल है तो हम 14 राजू समझ लेंगे, लेकिन सबकी चौड़ाई डिफरेंट है तो हमको उसका एवरेज निकालना होगा। तो ये यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा। तो ये जो 7 राजू था, ये 1 राजू था मध्य में, यहाँ पे 5 राजू था और 1 राजू था। तो इन सब का आप क्या कर लीजिए, प्लस कर दीजिए। 7 + 1 8, 8 और +5 13 और +1 यानी 14। तो ये टोटल कितने हो गए, 14। और आपने 4 चीज़ों का प्लस किया है। तो एवरेज निकालने का नियम अपन मैथ्स में स्कूल में पढ़े हुए हैं कि जितने चीज़ों की एवरेज निकालनी है उन सब का आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। और प्लस करने के बाद जितनी चीज़ों से एवरेज निकालिए उन सबको उतने से डिवाइड कर लीजिए। तो 7 + 1 + 5 + 1 तो इतना का प्लस हो जाएगा 14 और उसको 4 बार आप 4 चीज़ों को ज्वाइंट किया है तो इसलिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो उसका आंसर आ जाएगा 3.5 यानी 14 का 4 से भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर आंसर आएगा 3.5 राजू। तो अपने को चौड़ाई एक सिंगल फिगर में मिल गई क्योंकि हमने एवरेज निकाल दी। ठीक है, अब अपने को तीनों ही चीज़ें मिल गई। अपने को हाइट पता है 14 राजू, विड्थ सबकी डिफरेंट थी तो उसकी एवरेज निकाल दी हमने, और जो डेप्थ है, जो गहराई है वो कितनी है, तो 7 राजू है। अपन ने देखा पीछे 7 राजू है, जैसे मैंने वो 7 रूम का एग्जाम्पल दिया था, तो गहराई 7 राजू है। तो अब घनफल निकालना होता है, तो कोई भी चीज़ का घनफल निकालना होता है तो L × B × H यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उन तीनों का गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हाइट थी वो 14 थी, जो डेप्थ थी वो 7 राजू थी और जो विड्थ थी, चौड़ाई थी वो 3.5 जो अपने को आंसर मिला। उन सब का क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे हमको क्या मिल गया, 343 घन राजू, क्योंकि राजू में और हमने घनफल निकाला, इसलिए कभी राजू अकेला मत लिखना क्योंकि हमने निकाला है घनफल। तो अपन मैथ्स में पढ़ते थे कि घनफल निकाला तो उसका बोलना पड़ेगा 343 घन राजू। तो ये पूरे लोग का क्या आ गया, घनफल। यदि आपको और भी दिक्कत हो रही हो तो हम उसको बोर्ड में समझाने का ट्राई करते हैं। हम एक बार लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 7 + 1 + 5 + 1 और उसको 4 से हमने डिवाइड किया। तो 7 + 1
प्लस 5 प्लस 1 और उसको 4 से हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 7 राजू बेस था वो 7 राजू लिखा हमने, 1 राजू जो मध्य लोक में था उसका 1 राजू लिखा, 5 राजू जो ब्रह्म स्वर में जो एल्बो वाला पोर्शन था वो उसको 5 राजू किया और टॉप पर 1 राजू, तो उन सबका मैंने प्लस किया। और प्लस करने के बाद ये 1 2 3 और 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 और 4 चीज़ें हैं, तो वो 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5, तो उसका आंसर आ जाएगा 14 और उसको 4 से हमने भाग दिया तो उसका आंसर आ जाएगा 3.5। तो आपको समझ में आ गया जो उसमें हमने औसत बताया था वो क्यों अपना 3.5 आया, इस प्रकार से 3.5 आया। अब हम घनफल निकाल के बता दें, तो घनफल के लिए 14 अपना हाइट हो गई, 14 हाइट उसको मल्टीप्लाई करना है, 7 अपनी क्या है डेप्थ है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया और उसकी चौड़ाई कितनी आई तो 3.5, तो 3.5 से उसको गुणा किया, तो 14 इंटू 7 इंटू 3.5, तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 343 घन राजू आंसर आ जाएगा। तो 14 इंटू 7 इंटू 3.5 343। तो आपको घनफल समझ में आ गया। नेक्स्ट अब अपन कल समझेंगे कि ये जो योजन बोलते हैं अपन, वो योजन क्या है, बार बार बोलते हैं राजू है, तो ये राजू का मेजरमेंट कितना योजन बराबर कितने राजू और क्या पूरा मेजरमेंट है वो अपन कल ऐसे स्लाइड्स के थ्रू अपन पूरा योजन को समझने का ट्राई करेंगे। आज इतना ही। जी नमस्ते। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसमें ज़रूर पूछ सकते हो और आपकी क्वेरी आएगी तो दूसरे दिन उसको सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कहीं डाउट होगा तो आप हो सकता है आगे आपको समझने में दिक्कत आए, इसलिए जहाँ पे भी आपको क्वेरी हो वो आप पूछ लीजिएगा। हम दूसरे दिन उसको स्टार्ट करने के पहले आपकी क्वेरीज को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ तो। ये जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोले द्वादशाम जिन्होंने माता की जय। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की जय।